स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, माघ बिहू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. माघ बिहू, जिसे भोगाली बिहू या माघोर बिहू भी कहा जाता है, असम राज्य में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है। 2. यह उत्सव अक्टूबर के महीने में आता है और कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। माघ बिहू यह असम राज्य में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है, जिसे भोगाली बिहू या माघोर बिहू भी कहा जाता है, अतः कथन एक सही है। बिहू 3500 ईसा पूर्व से मनाया जा रहा है, जब लोग अपनी फसल को बेहतर बनाने के लिए अग्नि बलि दिया करते थे। दिमासा कछारी जनजाति को उत्सव से जुड़े प्राचीनतम पूर्वजों के रूप में जाना जाता है। यह उत्सव जनवरी के महीने में आता है और कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक है, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे प्रथम विधि आयोग स्वतंत्रता पूर्व वर्ष 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। 2. यह आयोग चार्टर अधिनियम 1813 के तहत स्थापित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत का विधि आयोग भारत सरकार के आदेश द्वारा स्थापित एक अधिशासी निकाय है। आयोग को एक निश्चित कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया है, जो विधि और न्याय मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य विधिक सुधारों के लिए कार्य करना है। इसके सदस्यों में मुख्य रूप से कानूनी विशेषज्ञ शामिल होते हैं। बता दें कि प्रथम विधि आयोग स्वतंत्रता पूर्व वर्ष 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था, अतः कथन एक सही है। इस आयोग को चार्टर अधिनियम 1833 के तहत स्थापित किया गया था, अतः कथन 2 सही नहीं है। भारत सरकार ने वर्ष 1955 में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल श्री M.C. सीतलवाड़ थे, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट यानी GGC पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे जलवायु परिवर्तन की चुनौती की प्रभावी प्रतिक्रिया के रूप में पृथ्वी के हित से जुड़े स्वैच्छिक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए एक तंत्र के रूप में तैयार किया गया है। 2. इसका उद्देश्य प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों का जीर्णोद्धार करने तथा उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए बंजर या खराब भूमि और नदी जलग्रहण क्षेत्रों पर वृक्षारोपण के लिए ग्रीन क्रेडिट जारी करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ दुबई में आयोजित COP28 के दौरान ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पर हुए उच्च स्तरीय कार्यक्रम की संयुक्त रूप से मेजबानी की। चलिए अब जानते हैं ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट यानी GGC के बारे में। ग्रीन क्रेडिट पहल को जलवायु परिवर्तन की चुनौती के लिए एक प्रभावी प्रतिक्रिया के रूप में पृथ्वी के हित से जुड़े स्वैच्छिक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए एक तंत्र के रूप में तैयार किया गया है, अतः कथन एक सही है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों का जीर्णोद्धार करना है, साथ ही उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए बंजर या खराब भूमि तथा नदी जलग्रहण क्षेत्रों पर वृक्षारोपण के लिए ग्रीन क्रेडिट जारी करना है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, I2U2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह ईरान, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच स्थापित एक नया रणनीतिक सहयोग है। 2. इस सहयोग में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। 3. इसकी स्थापना जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। I2U2 इसे पश्चिम एशियाई क्वाड या मध्य पूर्व क्वाड
या न्यू क्वाड के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक नया रणनीतिक सहयोग है, अतः कथन 1 सही नहीं है। भारत इस समूह का स्थायी सदस्य है, जबकि ईरान इस समूह का सदस्य नहीं है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इसे जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इस गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक विकास, वैज्ञानिक प्रगति एवं क्षेत्रीय स्थिरता को आगे बढ़ाना है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, रक्षा अधिग्रहण परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह तीनों सेनाओं के लिए नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेने के लिए रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। 2. इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC यह तीनों सेवाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना तथा भारतीय तटरक्षक हेतु नई नीतियों एवं पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय करने के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, अतः कथन 1 सही है। बता दें कि रक्षा मंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। कारगिल युद्ध 1999 के बाद वर्ष 2001 में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार पर मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के बाद इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। 2. वर्तमान में भारत में विभिन्न समुदाय अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होते हैं। 3. इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य 2018 ने स्थापित किया कि व्यक्तिगत या प्रथागत कानून सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 13 के दायरे में आता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, अतः कथन 1 सही नहीं है। वर्तमान में भारत में विभिन्न समुदाय अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होते हैं, यथा हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी अपने अपने व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होते हैं, जैसे क्रमशः हिंदू कानून, मुस्लिम कानून, ईसाई कानून, पारसी कानून और यहूदी कानून। हिंदू कानून सिख, बौद्ध और जैन आदि पर लागू होते हैं, अतः कथन 2 सही है। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य 2018 ने स्थापित किया कि व्यक्तिगत या प्रथागत कानून सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 13 के दायरे में आता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह रक्षा मंत्रालय में नवनिर्मित सैन्य मामलों के विभाग यानी DMA के प्रमुख हैं। 2. CDS के पास तीनों प्रमुखों को निर्देश जारी करने का अधिकार है और सेनाओं पर कमांड का अधिकार है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS, इसके निर्माण की सिफारिश 2001 में मंत्रियों के एक समूह द्वारा की गई थी। इसे कारगिल समीक्षा समिति 1999 की रिपोर्ट का अध्ययन करने का काम सौंपा गया था। वह रक्षा मंत्रालय में नवनिर्मित सैन्य मामलों के विभाग यानी DMA के प्रमुख होते हैं, अतः कथन 1 सही है। CDS के पास तीनों प्रमुखों को निर्देश जारी करने का अधिकार है, लेकिन सेनाओं पर कमांड का अधिकार नहीं होता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अध्यक्ष का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जबकि उपाध्यक्ष का वेतन भारत के लोक लेखा पर भारित होता है। 2. वह अध्यक्ष के अधीन होता है। 3. जब भी उन्हें किसी संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वे स्वतः ही इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उपाध्यक्ष
लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के वेतन भत्ते भी संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वे भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं तथा इस प्रकार वे संसद के वार्षिक मतदान के अधीन नहीं होते हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन नहीं होता है, वह सीधे तौर पर सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। उपसभापति को एक विशेषाधिकार प्राप्त है। जब भी उसे किसी संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह स्वतः ही इसका अध्यक्ष बन जाता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसी संसद सदस्य को सत्र से निलंबित करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। 2. यदि किसी संसद सदस्य को 2 से अधिक बार निलंबित किया जाता है तो इससे सदन की उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। 3. भारत के संविधान के तहत केवल लोकसभा के सदस्यों को ही निलंबित किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सामान्य सिद्धांत यह है कि व्यवस्था बनाए रखना पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की भूमिका एवं कर्तव्य है ताकि सदन सुचारू रूप से चल सके। इसलिए किसी सदस्य को निलंबित करने की शक्ति उसके पास है, न कि राष्ट्रपति के पास। अतः कथन 1 सही नहीं है। किसी सदस्य को सदन से निलंबित करने से उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त नहीं हो जाती। अतः कथन 2 सही नहीं है। यहाँ तक कि राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 255, 256 के तहत राज्यसभा के सदस्यों को सदन से निलंबित किया जा सकता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। 2. अनिश्चित काल के लिए स्थगन का अर्थ है संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करना है। 3. सत्र का कामकाज पूरा होने पर पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष या सभापति सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए आहूत करते हैं, लेकिन संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में संसद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। अतः कथन 1 सही है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन का अर्थ है संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करना। दूसरे शब्दों में जब सदन को पुनः संवेद होने का दिन बताए बिना स्थगित कर दिया जाता है तो इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है। स्थगन के साथ साथ अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। अतः कथन 2 सही है। जब सत्र का कामकाज पूरा हो जाता है तो पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष या सभापति सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा करता है। अगले कुछ दिनों के भीतर राष्ट्रपति सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान सदन का सत्रावसान भी कर सकता है। अतः कथन 3 सही है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। CAR-T सेल थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है जिसमें रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली की सहायता से कैंसर का इलाज किया जाता है। 2. इस थेरेपी को ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए अनुमोदित किया गया है। 3. CAR-T थेरेपी का उपयोग अत्यधिक किफायती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।